हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री में। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल की। चलिए शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड जो है वो 10,000 से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि इस काल में आग का प्रयोग शुरू होता है। दूसरी विशेषता इस काल की है कि पशुपालन की शुरुआत भी इसी काल में होती है। तीसरी इसकी विशेषता ये रही है कि इस काल में तीर कमान का उपयोग शुरू किया जाता है। और चौथी विशेषता इस काल की ये रही है कि लकड़ी की डोंगी का निर्माण यानी कि लकड़ी के नाव का निर्माण भी मध्य पाषाण काल में होता है। मध्य पाषाण काल सभ्यता की खोज C.L. कार्लाइल ने 1867 में विंध्य पर्वत क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे जिनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर थी। इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। यानी कि C.L. कार्लाइल महोदय ने 1867 में विंध्य पर्वत क्षेत्र में लघु उपकरण खोजे जिनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर थी, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। होता क्या है, जब उच्च पूरा पाषाण काल का युग होता है उसमें हिमयुग की समाप्ति होती है, और जब हिमयुग की समाप्ति होती है नए नए पौधे पृथ्वी पर उभरते हैं और नए नए जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। और जो नए नए जीव जंतु होते हैं उनके आकार में छोटे होते हैं, इसलिए उनका शिकार करने के लिए जो औजार बनाए जाने लगे वो छोटे छोटे बनाए जाने लगे, और छोटे छोटे औजारों के कारण ही इसको मध्य पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। और जो औजार पत्थर के जो बनाए जाते थे वो मुख्यतः चैल्सडनी नाम का पत्थर होता था, और जो औजार होते थे वो मुख्यतः त्रिभुज, नवचंद्राकार, समलंब, ये 3 प्रकार के औजार थे इनके। इन औजारों से ही प्रक्षेपात्र तकनीक का विकास होता है। प्रक्षेपात्र तकनीक वो होती है जैसे कोई जानवर जा रहा हो उसको फेंक के मारते हैं दूर से उसका शिकार करने के लिए, इसको प्रक्षेपात्र तकनीक कहते हैं। सर्वप्रथम मानव कंकाल इसी काल में मिलता है। R.B. जोशी नाम के एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने आजमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। चंदावली एक जगह है राजस्थान में, से पत्थर पर उत्कीर्ण ज्यामितीय डिजाइन मिला। मतलब कि चंदावती से एक पत्थर मिला जिस पे ज्यामितीय डिजाइन उत्कीर्ण किया गया है। भारत में प्राप्त पहला गुहा चित्र कैमूर की पहाड़ियों में स्थित सोहागी घाट उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज C.L. कार्लाइल के द्वारा की गई थी। भारत में प्राप्त पहला गुहा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सोहागी घाट जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हम मध्य पाषाण काल के एक एक स्थल को उठाए मैप के द्वारा देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या खासियत हमें मिलती है। ये वाला इलाका हो गया आपका राजस्थान का, ये गुजरात, ये उत्तर प्रदेश, ये MP, और ये हो गया आपका इलाका महाराष्ट्र का। ये राजस्थान, ये UP, MP, गुजरात और ये महाराष्ट्र का। तो आइए एक एक प्लेस पे देखते हैं हमें क्या क्या विशेषताएं मिली है। सबसे पहले राजस्थान के एक स्थान है सांभर। यहाँ से हमें प्राचीनतम सूक्ष्म वनस्पति के साक्ष्य मिले हैं साक्ष्य मिले हैं। फिर बात करते हैं हम MP की। MP में बागोर है, यहाँ से हमें पशुपालन की
शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? बागौर, जो कि एमपी में है। यूपी में एक जगह है लेखैया। यहाँ से हमें 13 कंकाल मिलते हैं। लेखैया से 13 नर कंकाल मिलते हैं। उसके बाद आता गुजरात। गुजरात में जो है वो लंगनाज है। यहाँ से हमें 14 नर कंकाल मिले हैं। और दंत क्षय के प्रमाण मिले। यानी कि लंगनाज के जो लोग थे वहाँ उनके दांत खराब थे, वो हमें प्रमाण मिलते हैं लंगनाज से। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक स्थान है पैसरा। पैसरा से हमें 105 वर्ग मीटर का चबूतरा मिला है। तो ये मध्य पाषाण काल के कुछ स्थान हैं जहाँ से हमें कुछ विशेषताएं मिलती है। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है और एक ये दोनों पेपर में ज़्यादातर आते हैं। अब एक स्थान है यूपी का प्रतापगढ़ जिला। यहाँ से हमें 3 स्थान मिले हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। पहला है सराय नाहर, दूसरा है महदहा और तीसरा है दमदमा। ठीक है, एक एक को हम उठाएंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहला सराय नाहर। ये इसकी विशेषता है कि ये सबसे प्राचीन मध्य पाषाण कालीन स्थल है। अगर पेपर में पूछ लेता है कि मध्य पाषाण का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो सराय नाहर। इसकी दूसरी विशेषता है कि यहाँ से 37 नर कंकाल छत बिछत अवस्था में मिले हैं। जो सराय नाहर है वहाँ से 37 नर कंकाल छत बिछत, यानी किसी के हाथ कटे हैं, किसी का पैर कटा है, किसी का सर कटा है, वो मिले हैं। इतने बड़े पैमाने पे इतने मतलब हाथ पैर कटे हुए लोगों के कंकाल मिले, जिससे कि इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे या तो बाहरी आक्रमण हुआ होगा या फिर व्यापक नरसंहार। इसकी तीसरी विशेषता है कि यहाँ पे 14 शवाधान मिले हैं। 14 शवाधान मिले हैं, उनमें से
एक कब्र में 4 मानव कंकाल मिले हैं। सराय नहर में 14 शवाधान मिले हैं, उसमें से एक कब्र में 4 मानव कंकाल मिला है। अगर पेपर में पूछा कि एक कब्र में 4 मानव कंकाल कहाँ से मिला है, तो सराय नहर। दोनों ओर धार वाली छुरी मिली है। यहाँ पर जो मर्द और जो महिला होती थी, ये दोनों 6 फीट से ऊपर की इनकी हाइट होती थी। 6 फीट से ऊपर के होते थे। यहाँ पे अस्थि निर्मित बाण मिला है और सामुदायिक चूल्हा। इससे पता चलता है सामुदायिक चूल्हे से कि लोग इकट्ठा होकर खाना बनाते थे और एक साथ खाते थे। पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यह सबसे प्राचीन मध्य पाषाण काल का स्थल है। बाहरी आक्रमण के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? सराय नहर से। एक कब्र में 4 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? सराय नहर से। मर्द और महिला दोनों 6 फीट से ऊपर की हाइट होती थी। कहाँ पे होते थे? वो सराय नहर पे। और सामुदायिक चूल्हा कहाँ से मिला है? वो भी सराय नहर से। अब बात करते हैं हम प्रतापगढ़ जिले के दूसरे स्थान महदाह की। यहाँ से हमें 2 युगल शवाधान यानी कि एक कब्र में 2 बंदे, और जो कि एक मेल था और एक फीमेल था, यानी स्त्री पुरुष को एक ही कब्र में कहाँ पर दफनाया गया था? महदाह में। यहाँ पे हमें मृग श्रृंग के छल्ले मिलते हैं। जंगली चावल मिली है। जंगली चावल, 13 कंकाल, कुंडल एवं माला पहने हुए। महिला कंकाल के साथ सिंह का एक बाण, और कछुए की खोपड़ी मिली। गढ़ चूल्हे में भैंसे का पूरा सिर मिला है।
तो मादा की विशेषता ये है कि यहाँ पे 2 युगल समाधान, मेल और फीमेल दोनों एक ही कब्र में दफनाए गए थे मादा में, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और गर्त चूल्हे में भैंसे का पूरा सिर कहाँ से मिला, वो ही मादा से। करते हैं तीसरे स्थान दमा की। यहाँ से हमें 41 नरकंकाल मिले हैं, काल, जिसमें से एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। 5 युगल कब्र, यानी कि 5 कब्र ऐसे मिले जिसमें 2 बंदों की अस्थियां पड़ी होती या फिर जो कंकाल पड़े होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि मेल या फीमेल की है। इसमें 35 कब्र ऐसे हैं जिसमें एक कंकाल मिले हैं, 35 एकल कब्र। और इसकी विशेषता क्या है, आग में पका हुआ फर्श मिला है, आग से जला फर्श, हाथी दांत का लॉकेट मिला है। यहाँ से हाथी दांत का लॉकेट और घरेलू धान, घरेलू धान के साक्ष्य मिले यहाँ से। तो ये विशेषता दमदमा की रही है। पूछे कि 41 नरकंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से। एक कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से। यहाँ 5 युगल कब्र कहाँ से मिले हैं, तो वो भी दमदमा से। हाथी दांत का लॉकेट कहाँ से मिला, दमदमा से। घरेलू धान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो दमदमा से। ये सारे स्थान जो है मध्य पाषाण काल का है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल के स्थान भीमबेटका से। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा। इसकी खोज करी थी BS वाकांकर ने, और इसीलिए इनको पाषाण काल का पितामह भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम भीमबेटका की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ से हमें 642 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 400 से अधिक में चित्रांकन किया गया है। और जो चित्र में जो रंग प्रयोग होता था उसमें जो नीला रंग होता था, नीला रंग को सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें जो नीला रंग है उसको सर्वाधिक प्राचीन माना जाता था। जो भीमबेटका की गुफा में जो भी चित्रकारी की गई है उसमें हरा रंग और ग्रे रंग, जो भी रंग का प्रयोग किया गया वो सारी एक गुफा के आसपास ही मिल जाता, लेकिन जो नीला रंग था वो ये कहीं दूर से लेके आते थे। इसमें
वराह वराह और गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन है। और यहाँ पे जंतुओं की कुल 29 प्रजातियों का चित्रांकन हुआ है। तो ये भीमबेटका की गुफा है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसमें से ये पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी? BS पांकांकर महोदय ने। इसमें सर्वाधिक प्राचीन रंग कौन सा था भीमबेटका गुफा में? नीला रंग। और नीला रंग को वो बाहर से लेके आते। ये पूछ सकता है कि कौन सा रंग भीमबेटका की गुफा में बाहर से वो लेके आते थे? तो नीला रंग। और वराह और गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन कहाँ पे किया गया है? भीमबेटका की गुफाओं में। और ये पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफाओं में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 29। उड़ीसा के सुंदरगढ़ और संबलपुर से मानव स्तर पर संबलपुर से मानव निवास स्थल पर गुहा चित्रों की प्राप्ति हुई है। जो मध्य पाषाण काल के लोग थे वो गुहा चित्र बनाने के लिए दूर दूर कहीं पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जाते थे। लेकिन जो उड़ीसा का सुंदरगढ़ और संबलपुर नामक इलाका है वहाँ पे जो गुहा चित्र है वो मानव निवास स्थल पर ही बनाया गया। लेकिन जहाँ वो रहते थे वहीं पर उन्होंने गुहा चित्र बनाया। जबोरा गुफा, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ से पृथ्वी आकाश और अग्नि संबंधित धारणा की प्राचीनतम अभिव्यक्ति हुई है। उसके बाद है ज्वालापुरम, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से प्राचीनतम मध्य पाषाणिक औजार की कार्यशाला प्राप्त हुआ है। ज्वालापुरम जो कि आंध्र प्रदेश में से प्राचीनतम मध्य पाषाणिक औजार निर्माण करने की कार्यशाला की प्राप्ति हुई है। ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश से। उसके बाद है पाटने से प्राचीनतम
लघु पाषाण उपकरण मिले हैं बागोर की। इसकी पहली विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ये क्वेश्चन एक बार नेट में भी आ चुका है कि मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बागोर। यहाँ से 3 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं। सांस्कृतिक चरण क्या होता है? जैसे कि कोई भी बहुत समय पहले जो संस्कृति जो रह रही थी, उस संस्कृति के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर एक ऐसा टीला बन जाता है, ठीक। उसके ऊपर फिर एक संस्कृति आती है, फिर उसके ऊपर टीला बन जाता है, फिर उसके ऊपर एक संस्कृति आती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे नई नई संस्कृति आती जाएगी, और सबसे नीचे जो होता है वो प्राचीन संस्कृति होता है। तो ये जितने लेयर होते हैं उनको सांस्कृतिक चरण कहते हैं। तो ऐसे इसमें 3 लेयर थे, 1 2 3 सांस्कृतिक स्तर हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बागोर में 3 बार लोग वहाँ पे बसे। एक मानव कंकाल के गले में 36 छुरियों की माला मिली है। छुरियों की माला मिली है। एक और कंकाल मिला है जिसमें एक मानव कंकाल के गले में मध्ययुगीन शासक का सिक्का मिला है। एक और मध्य पाषाणिक स्थल है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो कि स्थिति है इसकी बेलन घाटी इलाहाबाद में। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर आखेटक संग्राहक स्तर से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण की शुरुआत तक का सांस्कृतिक स्तर प्राप्त होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यहाँ पे मधुमक्खी के आकार की 13 झोपड़ियाँ मिली है।
मधुमक्खी के आकार यानी कि अंडाकार। इस तरह की झोपड़ियाँ यहाँ पे मिली है। तीसरी इसकी विशेषता है कि यहाँ पे जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं, जंगली चावल। और चौथी जो सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता है, यहाँ पे प्राचीनतम मृदभांड मिला है। एक स्थल है कनेवल। यहाँ से ऊंट की हड्डियाँ मिली है, ऊंट की हड्डियाँ मिली है। मध्य पाषाण काल का एकमात्र स्थल कनेवल है जहाँ से ऊंट की हड्डियाँ मिली हैं, और कहीं से ऊंट की हड्डियाँ प्राप्त नहीं होती। हम बात करेंगे हम दक्षिण भारत में जो स्थान मिले हैं उनको टेरीपुरा स्थल, पुरा स्थल या फिर बलुआ टीला कहते हैं, बलुआ टीला कहा जाता है। प्राचीन काल के हमें जो भी स्थल प्राप्त होते हैं वो वहाँ पे एक टीलानुमा संरचना उभरी होती है, जिसके खुदाई करने के बाद हमें यहाँ पे संस्कृति का पता चलता है। तो इन टीलों को ही टेरीपुरा स्थल या बलुआ टीला कहा जाता है। ये स्थित है तिरुनेलवेली, जो कि तमिलनाडु में। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्थान मिलते हैं, लेकिन हम कुछ ही स्थानों का अध्ययन करेंगे जो पेपर के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष स्थल है वो है कुलतूर। यहाँ से हमें सर्वाधिक चांदी मिला है। दूसरा स्थान है मेघनापुरम, मेघनापुरम। ये सबसे प्राचीन टेरीपुरा स्थल है। उसके बाद आता है, ये दक्षिण भारत का हो गया। इसके बाद अलग से है बीरभानपुर, बीरभानपुर। यहाँ से हमें अश्मीभूत कास्ट का साक्ष्य मिला है। बीरभानपुर से हमें अश्मीकृत कास्ट यानी कि लकड़ी का साक्ष्य मिला है, जिनका इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। एक और स्थल है लहुरा देव, जो कि यूपी में है। यहाँ से हमें कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये लहुरा देव बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगर पूछा है कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं तो लहुरा देव। अगर ऑप्शन में ये ना दिया गया हो तो आपका होगा ये मेहरगढ़। इसकी जो तिथि होती है 8000 ईसा पूर्व और मेहरगढ़ की 7000 ईसा पूर्व। अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए हो तो ये इसको टिक लगाना। अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना हो तो मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे
एक और इसकी खासियत है वो है कि यहाँ पे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। अगर पेपर में पूछा जाए कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो लोहरा देव। बस मध्य पाषाण काल में इतना ही है। हाँ, आगे हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को इन नोट्स की नीड है उनको आप शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।